हेलो गाइस, जिस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वो टू नाइटिंगेल के सेकंड पार्ट के बारे में। पहले अपन ने 2 स्टेंजा इसके क्लियर कर लिए थे। ईच स्टेंजा कंटेंस करता है 10 लाइंस, तो टोटल 8 स्टेंजा हैं, यानी 80 लाइंस की पोएम है ये। तो अपन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें अपन स्टडी करेंगे इसका थर्ड स्टेंजा से शुरुआत होगा। इसमें जो कवि है पहले खुद को रिलेट करता है नाइटिंगेल पक्षी से और खुद अपनी परेशानियों को उजागर करता है कि वह किस प्रकार अपनी लाइफ से ऊब चुका है। और एक जो नाइटिंगेल पक्षी है वो स्वतंत्र होकर बिना किसी टेंशन के अपना सिंगिंग कर रही है। तो यहाँ पे वो खुद अपने सोरोज को निकाल कर बाहर लेके आता है। तो देखते हैं अपन इसमें थर्ड स्टेंजा। फेड फार अवे, डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट what thou among the leaves hast never known, the weariness, the fear, and the fret. Here where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies. Fade far away। यहाँ पे पोइट है वो अपने अंदर के जो सोरोज हैं, जो दुख हैं, उनको बाहर लेके आता है और वह ये कहता है कि जो सारे मेरे अंदर जो सोरोज हैं वो सारे के सारे डिजॉल्व हो जाएं एंड क्वाइट फॉरगेट, और सारे के सारे कैसे हो जाएं, फॉरगेट हो जाएं, भूल जाऊं। व्हाट दाउ अमॉन्ग द लीव्स हैस्ट नेवर नोन, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं, यानी वह यहाँ ये कहना चाह रहा है कि मैं इस सोरोज वाली दुनिया से उन जो ट्रीज वाली दुनिया में पहुँच जाऊँ, उस जंगल में पहुँच जाऊँ जहाँ पे इंसान केयर फ्री रहता है। जिस प्रकार नाइटिंगेल पक्षी है वो केयर फ्री होकर अपनी सिंगिंग कर रही है। तो वहाँ पे कहता है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो कभी ये नहीं जान पाती द वियरीनेस, ना अपनी थकावट को, द फीवर, ना उन्हें फीवर का डर रहता है, द फ्रेट, ना ही उन्हें किसी एंजाइटी की टेंशन रहती है जो ह्यूमन बींग्स को। तो यहाँ ह्यूमन बींग्स से कंपैरिजन करता है पत्तियों से, ट्री से। हियर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, यह वह स्थान है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति बैठकर हियर ईच अदर ग्रोन, जो दूसरे प्रकार के ग्रोन माने होते हैं कराहने की आवाज़, यानी दुख बोल सकते हैं, सोरोज बोल सकते हैं, उनको सुनता है। वेयर पल्सी सेक्स अ फ्यू सेड, यानी ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं। वेयर पेल्सी सेक्स का मतलब ये यहाँ पे वेयर पेल्सी सेक्स और ग्रे हेयर्स का मतलब यहाँ पे दे रखा है पैथेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड एज। ये ओल्ड एज के बारे में बताया कि जिस प्रकार ओल्ड एज होती है, किस प्रकार दुखों से व्यतीत होती है। और लास्ट ग्रे हेयर्स, और कब तक, जब तक आपके सारे बाल हैं वो ग्रे नहीं हो जाते तब तक ये प्रॉब्लम रहती है। वेयर यूथ ग्रोज पेल, यहाँ पे वह एक ऐसे यूथ का डिस्क्रिप्शन देता है जो बीमारी से ग्रसित है। एंड स्पेक्टर थिन, यूथ यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की तरह पे यूज किया गया है। स्पेक्टर थिन, स्पेक्टर का मतलब है एक ऐसी अनप्लेजेंट थिंग जिससे लोग डरते हैं उस चीज़ फ्यूचर में कि ये हमें नहीं हो जाए, तो उसको यूथ है जो वो इस बीमारी से ग्रसित है और आगे चल के उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे वो लिविंग बींग्स की जो परेशानी है उनको उजागर करता है। वेयर बट टू थिंक इज़ टू वी फुल ऑफ सोरो, जहाँ पे सिवाय सोचने के सारा का सारा फुल ऑफ सोरो है, सारा का सारा दुखों से भरा हुआ है। एंड लेडन आइज डेस्पेयर, लेडन आई डेस्पेयर मतलब अ मूड ऑफ डेस्पेयर विच मेक्स द आइज लुक डल्स, ये यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। और ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए, आप यहाँ से पढ़ के इसको ईजिली समझ सकते हैं, ईजी लैंग्वेज में ये बनाया गया है। वेयर ब्यूटी एंड लेडन आई डेस्पेयर, और उनकी आंखें निराशा के मारे लदी हुई होती हैं, झुकी हुई होती हैं। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, लस्ट्रस का मतलब है सॉफ्ट, शाइनिंग एंड सॉफ्ट। जहाँ पे जो ब्यूटी है, ब्यूटी को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है कि यहाँ पे ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो अपनी सॉफ्टनेस को नहीं रख सकती, सॉफ्टनेस, जो सॉफ्ट आइज हैं उनको नहीं रख सकती। और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टूमोरो, और ना ही लव अपना जो प्रभाव है वो बनाए रख सकता है। यहाँ पे यूथफुल एज को, यूथफुल लवर्स को बताता है कि सुंदरता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती और जो लव है वो भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता है।
Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bakshus and his parts, but on the viewless wings of poesy, though the dull brain perplex and retard, already with thee। यहाँ पे दी नाइटिंगल के लिए यूज हुआ है। अवे अवे, जाओ जाओ, फॉर आई विल फ्लाई टू दी, क्योंकि मुझे तो किसके साथ उड़ना है, नाइटिंगल पक्षी के साथ उड़ना है। नॉट चैरियोटेड बाई बक्सुस, मुझे उसके साथ नहीं जाना। बक्सुस, बक्सुस बाइन का गॉड होता है और यह किसके द्वारा चलता है, जो बक्सुस गॉड है वो उसकी सवारी होती है लियोपार्ड्स यानी तेंदुआ के द्वारा जो गाड़ी लेके चली जाती है उस पर बैठ के सवारी करता है। तो यहाँ पे कहता है कि मुझे बक्सुस के द्वारा नहीं जाना, क्योंकि पहले जो स्टेंजा आए थे वहाँ पे वो ड्रिंक की बात करता है, क्योंकि वो ड्रिंकर बनना चाहता है। तो कहता है कि मुझे उसके द्वारा नहीं जाना, मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। बट ऑन द ब्यू लेस विंग्स ऑफ पोएजी, और किस पे, किसके माध्यम से, विंग्स ऑफ पोएजी, पोएजी यानी पोइट्री, जो पोइट्री है, जो विचार हैं उसके, उनकी जो पंख हैं उन पे तैरते हुए, उन पे ब्यूलेस होते हुए मुझे जाना है, ना कि बक्सुस के द्वारा जो गाड़ी है उस पे। दो द डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रिटार्ड्स ऑलरेडी विद द दी, क्योंकि जो मेरा डल ब्रेन है इस टाइम जो परप्लेक्स हो चुका है, रिटार्ड्स मतलब दब चुका है परेशानियों से, ऑलरेडी विद दी, ये सारी परेशानियाँ मेरी किसके साथ दूर हो सकती हैं, नाइटिंगल पक्षी, क्योंकि नाइटिंगल पक्षी है वो स्वतंत्र तरीके से अपनी सिंगिंग कर रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं अपने सारे शोरों को यहाँ छोड़ के उसी के साथ उसी के रंग में रंगना चाहता हूँ। यहाँ पे भी प्रकृति से जुड़ा हुआ हमें कीट्स दिखाई देता है। टेंडर इज द नाइट एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, clustered around by all her starry face, but here there is no light, save what from heaven is with the breeze blown through overdurous glooms and winding mossy ways। Further, the poet describes the beauty of nature in the midst of which the poet finds himself। फाइनली वो वहाँ पहुँच जाता है नेचर के बीच जहाँ पे वो था प्रेजेंट जंगल में। ही लुक्स अपॉन द मून, वह मून की तरफ देखता है, एज अ क्वीन सराउंडेड बाई अटेंडेंट फेरीज, जहाँ पे वो मून जो क्वीन है मून को एज अ क्वीन की तरह देखता है, जो कि उसकी फेरीज थी उनके द्वारा घिरी हुई थी, दैट इज स्टार्स, और वो क्या था, स्टार्स थे। बट देयर इज नो लाइट इन द फॉरेस्ट एक्सेप्ट दैट विच ब्रॉट फ्रॉम अबव बाई द विंड्स and which finds its way with difficulty through the thick leaves and branches of tree overgrown with moss। यहाँ पे वो कहता है कि वहाँ की जो लाइट है वो वाली लाइट नहीं है जो हम लिविंग भी यूज करते हैं, वो वाली लाइट नहीं है, बल्कि हेवनली लाइट है जो हमें उन जो किसके द्वारा लाई गई है, विंड्स के द्वारा लाई गई है, विच फाइंड इट्स वे थ्रू द थिक लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री ओवरग्रोन विद मॉस, जो यहाँ पे ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, पत्तियाँ जिन पे मॉइस्चराइज हो चुका है, उनके द्वारा यह जो रास्ता बनाया गया है लाइट का, जो कि मून लाइट से हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्वीन मून इन अल्यूजन के रूप में यूज किया गया। ग्रीक मिथ ऑफ सेलेन द गॉडेज ऑफ द मून को कहा जाता है क्वीन मून। वाइडर्स का मतलब है मीन्स अ लस एंड ग्रीन, ग्लूम इज यूज्ड फॉर द थिक फॉरेस्ट के लिए, स्टारी मतलब होता है स्टार्स। हेयर डेपिक्ट द फेरीज, जो फेरीज हैं जिनसे मून अटेंडेंट हो रखी है। नेक्स्ट स्टेंजा फिफ्थ देखते हैं। आई कांट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द वो, बट इन embalmed darkness guides each sweet, wherewith the seasonable month endows the grass, the thicket and the fruit tree wild। यहाँ नीचे पहले मीनिंग देखते हैं। एम्बेम्ड डार्कनेस का मतलब होता है द डार्कनेस इन विच द पोइट स्टैंड्स इज स्वीटेंड बाय द फ्लावर्स एंड द ब्लॉसम्स। एक ऐसा स्थान, एक ऐसी डार्कनेस जो किसके द्वारा भरी हुई है, फ्लावर्स और उसकी खुशबुओं के द्वारा। द सीजनेबल मंथ तो महीने के मई के महीने को कहा जाता है। एंडोस मंथ होता है प्रोवाइड, थिकेट
माने होता है थिक, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज एंड ट्रीज, मतलब एक ऐसा प्लेस, थिक प्लेस। तो इस स्टैंजा में बताता है कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, यानी उसको नहीं पता था कि मेरे पैरों में कितने सारे फ्लावर्स हैं। नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोज, और ना ही मैं उस सॉफ्ट खुशबू को महसूस कर पा रहा हूँ जो कहाँ से निकल के आ रही है, वो जो ब्रांचेस हैं वहाँ से आ रही है, फूलों के ब्रांचेस से आ रही है। बट इन एमेप डार्कनेस गाइज ईच स्वीट, लेकिन मैं इस डार्कनेस प्लेस है गाइज ईच स्वीट, यहाँ की मैं सारी स्वीट्स को पहचान पा रहा हूँ। यहाँ पे कंपैरिजन किया है उसने, एक तो वो लाइफ जो वो प्रेजेंट में जी रहा था जहाँ पे वो रह रहा था, और एक वो फॉरेस्ट्री लाइफ जो ट्रीज के बीच इस टाइम वो है, वहाँ से कंपैरिजन करके चलता है कि यहाँ भले ही डार्कनेस है लेकिन मैं यहाँ की ईच स्वीट को गैस कर पा रहा हूँ। वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंडोज, जहाँ पे हर सीजनेबल जो महीना होता है यानी मई का महीना है वो प्रोवाइड करवा रहा है। द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वर्ल्ड, जहाँ पे ग्रास भी है, थिकेट मतलब बहुत सारे पेड़ हैं विभिन्न प्रकार के, एंड फ्रूट ट्री वाइल्ड, और विभिन्न प्रकार के फ्रूट ट्री हैं यहाँ पे वाइल्ड, जंगली जो पेड़ हैं वो भी हैं यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। White hawthorn and the pastoral eglantine, fast fading violets covered up in leaves, and mid-May's eldest child, the coming musk rose full of dewy wine, the murmurous haunt of flies on summer eves। एग्लेंटाइन का मतलब होता है अ काइंड ऑफ बुश, ये एक प्रकार की झाड़ी होती है। नेम्ड स्वीट ब्रायर अदर वेराइटीज ऑफ रोजेस, जो कि इक्वल होती है रोजेस की वेराइटीज थे। मिड्स में इल्डेस्ट चाइल्ड का मतलब है द फर्स्ट फ्लावर ऑफ द सीजन, मिडिल में यानी पहला मई के महीने का पहले सीजन का जो फ्लावर होता है उसको नाम दिया गया है मिड में इल्डेस्ट चाइल्ड। तो देखते हैं, हॉथरॉन इज अ काइंड ऑफ बुश, वाइट हॉथरॉन एंड द पेस्टोरल एग्लेंटाइन। यहाँ पे वो जिस जंगल में है वहाँ की प्रकृति के बारे में वर्णन करता है कि जो हॉथरॉन है एक प्रकार की झाड़ी है, बियर्स फ्लावर, जो क्या इस पर क्या लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं। कीट्स प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ वेरियस वेजिटेशन, वाइट हॉथरॉन एंड अ नंबर ऑफ प्रिकली स्क्रिमलिंग श्रब्स स्पेशली वाइल्ड रोज। यहाँ पे पोइट है जो कीट्स हैं वो विभिन्न प्रकार की वेजिटेशन के बारे में बात करता है जो हॉथरॉन है, और अनेक प्रकार के कांटेदार झाड़ियाँ जिनमें वाइल्ड रोज शामिल है। द एक्सक्वीज्ड पर्पल वॉयलेट्स विच आर शॉर्ट लिव्ड एंड कवर्ड विद लीव्स, और यहाँ पे एक बैंगनी कलर के वॉयलेट्स की बात करता है जो कि जिसका जीवन थोड़े समय के लिए होता है, पत्तियों से भरा हुआ होता है। द फर्स्ट फ्लावर ऑफ द सीजन, जिसको द फर्स्ट फ्लावर ऑफ द सीजन, द मस्क रोज फुल ऑफ स्वीट जूस, जिसको क्या कहा गया है, महीने का पहला फूल बताया है जिससे। ही सेज दैट द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स सो स्वीट सो इनविगोरेटिंग दैट द फ्लाइज वर इंटॉक्सिकेटेड, उसकी जो खुशबू है वो इतनी है कि वहाँ की जो मक्खियाँ हैं, फ्लाइज माने मक्खियाँ, वर इंटॉक्सिकेटेड बाय दियर फ्रेगरेंस, उसकी खुशबू से इंटॉक्सिकेटेड हो जाती हैं। ऑन द समर इवनिंग मर्मरिंग फ्लाइज वर क्राउड इन लार्ज नंबर, जो समर इवनिंग होती है वहाँ पर अनेक प्रकार की जो फ्लाइज हैं वो बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं उन फ्लावर्स के आसपास। द मस्क रोज विल बी द फेवरिंग गैदरिंग प्लेस ऑफ द फ्लाइज, और वह किस फूल की बात करता है, द मस्क रोज फूल की बात करता है, और इसको फेवरेट बताता है। किसका फेवरेट बताता है, फ्लाई, जो मक्खियाँ हैं उनका फेवरेट है। अगला स्टैंजा देखते हैं। Darkling I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death, called him soft names in many amused rhyme to take into the air my quiet breath। इस स्टेंजा में पोइट नाइटिंगेल को डार्कलिंग बुलाता है, डार्कलिंग आई लिशन, जिसको उसने सुना। इसका मतलब होता है सिग्निफाई द डार्क एंड सैड फीलिंग रिप्रेजेंटेड बाय द नाइटिंगेल। वो
सैड फीलिंग्स जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी, नाइटिंगेल के द्वारा उसके सामने लाई गई थी। तो यहाँ पे पोइट ये चीज़ रियलाइज़ कर लेता है कि अगर आपको परेशानियों से बचना है तो उसका सबसे लास्ट सॉल्यूशन क्या है, डेथ। यानी अगर आपकी सचमुच परेशानियों से बचना है तो वो आपकी कब समाप्त हो सकती हैं, आपकी डेथ के बाद ही समाप्त हो सकती हैं। यहाँ पे यही कहता है, आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईच फुल डेथ। मैं हाफ था लव में, लेकिन अगर आपको रियल में, ईच फुल का मतलब होता है पीस, शांति, अगर आपको रियल में हैप्पीनेस चाहिए तो वो आपको डेथ के बाद मिल सकती है। यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज्ड रैम। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स, यहाँ पे हिम डेथ के लिए यूज कर रहा है वो। उसने कई बार अनेक अच्छी अच्छी राइम में, अच्छी अच्छी पोइम में उन्होंने डेथ को डिस्क्राइब किया है। टू टेक इन टू द एयर माई क्विट ब्रेथ। और हाउ वह अपनी, मतलब वह कैसे इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि वो मेरी ब्रीथ को ले जाए, एयर में मिला दे मेरी ब्रीथ को। यानी ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग अपीलिंग करता है इन सारी पोइम में। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy, still wouldst thou sing, and I have ears in vain, to thy high requiem become a song। यहाँ पे पोइट खुद को ऐसे मान लेता है कि अब मुझे बिना पेन के मर जाना ही अच्छा है। यह कहता है कि अब मैं अपने सारे जो पेन्स हैं, सोर्स हैं, उनको ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। वह कहता है, नाउ मोर देन एवर सीम्स टू रीच टू डाई, अब मेरे लिए मरना ही अच्छा है। टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, बिना किसी दर्द के इस मिडनाइट में। वाइल दाउ आर्ट पोरिंग फॉर दाई सोल अब्रॉड इन सच इन एक्सटासी, क्योंकि इस टाइम जो एक्सटासी बनी हुई है, नाइटिंगेल के जो सिंगिंग में जो एक्सटासी है, मैं इस एक्सटासी में ही अपनी आत्मा को किसी दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ। स्टिल वुडस्ट दाउ सिंग, तुम गाती रहोगी, एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, लेकिन मैं सुन नहीं पाऊँगा। टू दाई हाई रुकीम बिकम अ सॉर्ड, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर, इस ग्राउंड पर एक क्या बन जाऊंगा, हाई रुकीम बन जाऊंगा। हाई रुकीम मतलब होता है सॉन्ग को सुन कर के, ऐसा म्यूजिक जिसको सुन कर के व्यक्ति क्या हो जाए, डेड हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वे यूज करता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, इमोर्टल बर्ड, नो हंग्री जनरेशन ट्रीड दी डाउन, The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown। फर्स्ट लाइन में वो हाइपरबोले एंड अपोस्ट्रोफी का यूज किया है। दाउ वाज नॉट बोर्न फॉर दैट। दाउ यहाँ पे किसके लिए आया है, पक्षी के लिए आया है, नाइटिंगेल के लिए आया, कि तुम डेथ, तुम मरने के लिए नहीं बनी हो। इमोर्टल बर्ड, तुम एक इमोर्टल बर्ड हो, क्या हो, अमर हो। नो हंगरी जनरेशन ट्रेडेड डाउन, ये जनरेशन चली जाएंगी, आके चली जाएंगी, लेकिन तुम जैसी हो वैसी बनी रहोगी। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वाज हर्ड, यह जो आवाज़ मैंने सुनी थी इस गुजरती हुई रात को, इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन, जो कभी पहले प्राचीन डेज में किसके द्वारा सुनी जाया करती थी, एम्परर जो शासक होते थे, क्लाउन होते हैं फूल्स जो एंटरटेन का कार्य करते हैं, उनके द्वारा ये वॉइस सुनी जाया करती थी। Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home, she stood in tears amid the alien core, the same that soft of times had charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn। इसमें पोइट है वो रुत के माध्यम से, रुत एक बिब्लिकल करेक्टर है, एक बॉयमैन है जो विडोड रहती है। विडो मतलब विधवा हो जाती है। रिमेन्स विद हर हस्बैंड्स मदर, और किसके साथ रहती है, हस्बैंड यानी अपने पति की माँ के साथ। ये करेक्टर है कि उसके पास किस प्रकार के दुख आए, उसके थ्रू वो ये अपने सूरज को व्यक्त करता है। देखते हैं। Perhaps the songs which the poet is listening this night is the same which was heard by the Ruth when feeling depressed। यह वही सॉन्ग है जब
ये जो किसके द्वारा सुना गया था, रुथ के द्वारा सुना गया था जब वो डिप्रेस्ड थी, होम सिक थी, ब्रोकन हार्टेड थी। शी स्टूड वीपिंग इन कॉर्नफील्ड, वह खड़ी हुई थी रोते हुए एक कॉर्नफील्ड में, फार अवे फ्रॉम नेटिव, अपने घर से बहुत दूर। द आइडिया इज दैट द वॉइस ऑफ नाइटिंगेल हैज़ नॉट चेंज सिंस द टाइम व्हेन द मेलांकलिक रुथ हर्ड इट सेंचुरीज अगो। वह कहता है द आइडिया इज दैट द वॉइस, जो नाइटिंगेल की वॉइस है वो अब तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, उसमें वही मेलांकलिक ध्वनि है जो रुथ ने कई सेंचुरीज अगो पहले सुनी थी। परहैप्स द वॉइस इन विच द नाइटिंगेल सिंगिंग एट दिस टाइम इज द सेम एज फेल विद द डिलाइटफुल और विविस्ट इफेक्ट अपॉन द विंडोज ऑफ कासल दैट स्टूड ऑन द सी शोर। इस समुद्र के किनारे जो कासल खड़ा हुआ है उसकी विंडो पे जो ध्वनि बहुत सेंचुरी अगो पहले सुनाई दे रही थी वही सेम ध्वनि अब सुनाई दे रही है। द विंडोज ऑफ दिस पैलेस और कासल ओपन ऑन व्यू ऑफ द ओशियन विद इट्स फॉर्म कवर्ड विद वेव्स राइजिंग हाई एंड स्ट्राइकिंग अगेंस्ट वन एडोर। जो इसकी खिड़कियां हैं कासल की वो समुद्र की तरफ खुलती हैं, ऐसे लगता है मानो कि समुद्र में जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो ऐसे स्ट्राइकिंग कर रही हैं, मतलब उनमें से जो समुद्र की लहरें जब एक दूसरे से टकराती हैं वो वहाँ से साफ नज़र आती थी। देयर इज़ सम काइंड ऑफ मैजिक अबाउट दीज विंडोज दैट इज़ सम सुपर नेचुरल पावर्स कंट्रोल्स दैम। और ये ऐसे लगता था मानो कि एक मैजिक है और इनको कोई सुपर नेचुरल पावर कंट्रोल कर रही है। फॉरलॉर्न का मतलब होता है अकेलापन, सेजमेंट्स माने विंडो, पेरिलस माने डेंजरस। रुथ यहाँ पे एक बिब्लिकल कैरेक्टर है। ये लास्ट स्टेंजा देखते हैं अपन। अड्यू अड्यू दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स past the near meadows over the still stream up the hillside and now it's buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Fled is the music, do I wake or sleep? The poet fits farewell to the bird's sad song because it is departing and is therefore becoming more and more distant. अब वह इसमें फेयरवेल करता है बर्ड्स के सैड सॉन्ग को क्योंकि वह उस स्थान को छोड़ रहा है और धीरे धीरे दूरी बनाता जा रहा है। इट सीम्स टू हिम, ऐसे लगता है, दैट द सॉन्ग इज़ नाउ रीचिंग हिम फ्रॉम द फील्ड्स नियर बाई। ऐसे लग रहा है मानो कि जो सॉन्ग है अब उसे पास के फील्ड से सुनाई दे रहा है। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, द सॉन्ग हैज़ बिकम अ लिटिल मोर डिस्टेंस, और अगले ही क्षण में वो सॉन्ग है उसे एक बहुत दूरी से सुनने वाला नज़र आता है। इफ़ इट वर कमिंग फ्रॉम नियर द साइलेंट स्ट्रीम, ऐसे लग रहा था मानो कि अब ये कहाँ से आ रहा हो, एक झरने से निकल के आ रहा हो। एंड देन इट सीम्स स्टिल मोर डिस्टेंस, और उसके बाद फिर वो और दूरी पर चला जाता है। फाइनली इट इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट अमॉन्ग द ओपन स्पेस ऑफ द वैली, और धीरे धीरे वो एक खुले आकाश के नीचे वैली के पास उसको कम्प्लीटली खो देता है। द सॉन्ग इज़ नाउ नो लॉन्गर ऑडिबल, अब सॉन्ग समाप्त हो चुका होता है, अब उसको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। द पोइट देयर फॉर वंडर्स, अब जो कवि है और वो आश्चर्य करता है, वेदर इट वाज एन एक्चुअल सॉन्ग एंड ही वाज मियरली सिंग अ विजन। अब वह ये सोचता है कि ये सच में ही एक गीत था या वह एक विजन या कोई स्वप्न देख रहा था। द म्यूजिक इज नाउ नो मोर, अब कोई भी म्यूजिक नहीं है। द पोइट आस्क्स वेदर ही वाज रियली अवेक और मियरली ड्रीमिंग इन स्लीप। तो यहाँ पे पोइट खुद से ये पूछता है रिथोरिकल क्वेश्चन के माध्यम से, क्या ये मैं जागते हुए सपना देख रहा था या फिर नींद में ये मेरे आ रहा था। लास्ट स्टेंजा देख रहे हैं अपन, उसकी लास्ट 4 लाइन्स हैं। फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज किल अ वेल टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, अड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज सी इज फेम टू डू, डिसीविंग एफ फेरियर सोल माने अलोन, ये मीनिंग दे रखे हैं पहले में ही। सिमिली का यूज है। फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज लाइक अ वेल, अकेले सारे जो शब्द थे वो एक वेल की तरह थे। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, और जिसको बजाने से मैं वापस उसके पास जाना चाहता हूँ। टू माई सोल सेल्फ,
मतलब खुद अकेलापन मैं वहाँ फिर से ले जाना चाहता हूँ। अड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, क्योंकि मैं उस फैंसी चीज़ को जो इस टाइम वह चीट सा महसूस कर रहा है उसको अच्छे से महसूस कर रहा है, उसको चीट मतलब ठगा सा महसूस कर रहा है। ऐसी फेम टू डू डिसीविंग इफ़, ऐसे लग रहा है मानो कि उसे क्या कर दिया हो, डिसीविंग, उसके साथ धोखा कर दिया हो। यानी इस टाइम वह फिर से उस वॉइस को मिस कर रहा है जो उसने अकेलेपन में महसूस करी थी, जंगल में जाके जो नाइटिंगेल का सॉन्ग था उसको महसूस किया था। तो उसको अब वापस से वह फिर से मिस कर रहा है और एक ठगा सा महसूस कर रहा है, और ऐसे लग रहा है कि उसके साथ क्या हुआ हो, चीट हुआ हो। तो आप ये इसको पढ़ सकते हैं, इसमें इजी वे में इसको ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट, थोड़ा वीडियो लॉन्ग इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा 2 या 3 बार अपन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी बोर महसूस ना करें। आप इसको अगर इन्जॉय के साथ पढ़ेंगे तो आई एम श्योर यू विल कंप्लीट गेट इट पॉइंट टू पॉइंट। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।